गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बीए पार्ट सेकंड का फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने स्विट्जरलैंड का संविधान शुरू किया था। उस वीडियो में मैंने स्विस संविधान के अध्ययन के महत्व, विकास एवं विशेषताओं के बारे में बताया था। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्विट्जरलैंड के संविधान में संशोधन प्रक्रिया का। इसको आप बहुत ध्यान से सुनना, और साथ ही मैं इसमें स्विट्जरलैंड के जो संशोधन प्रक्रिया है उसका अमेरिका में जो संशोधन प्रक्रिया है उसके साथ तुलनात्मक अध्ययन भी बताऊंगी। स्टूडेंट्स, स्विट्जरलैंड की जो संशोधन प्रक्रिया है वह एक संविधान, एक जीवित कानून होता है। देश काल की बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार संविधानों में अदला बदली परम आवश्यक है। समय के साथ संविधान को परिवर्तित भी करना पड़ता। अगर वो उसी तरीके से रहेगा तो सक्सेसफुल नहीं रहेगा। संविधान स्थायी नहीं होते हैं। यदि ऐसा मान लिया जाए तो संविधानों की तुलना धर्मशास्त्र से की जाने लगेगी। यदि संविधान में सरलता से संशोधन न किया जा सके तो क्रांति ही प्रगति का अंतिम उपाय रह जाती है। संशोधन प्रक्रिया द्वारा संविधान का विकास होता है, अन्यथा संविधान गतिहीन बन जाते हैं। आलेख रूप में स्विस संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता उसका अचल होना है। नए स्विस संविधान में अब तक 5 से भी अधिक संशोधन हो चुके हैं। स्विस संविधान की अचलता के आधार पर उसकी आलोचना की जाती है कि वह इसके कारण प्रगतिशील नहीं हो सकता, किंतु अचलता के होते हुए भी स्विस संविधान में आवश्यक संशोधन होते रहे हैं। उसकी अचलता उसकी प्रगति में बाधक सिद्ध नहीं हुई है और आवश्यकता अनुसार वह लगातार प्रगति करता रहा है। स्विस संविधान में जो अचलता है वह वस्तुतः संविधान के संघीय रूप की रक्षा के लिए आवश्यक है, और इसी उद्देश्य से संविधान में संशोधन प्रक्रिया की व्यवस्था ऐसी की गई है जिससे अत्यधिक सरलता से तथा संघ की इकाइयों व उसकी जनता की इच्छा के बिना संशोधन नहीं हो सकता। स्विस संविधान में संशोधन प्रक्रिया ऐसी रखी गई है जिसमें संविधान के संशोधन से संबंधित कानून उसी सरलता से पारित नहीं किए जा सकते जिस सरलता से साधारण कानून पारित किए जा सकते हैं। उसकी व्यवस्था ऐसी भी रखी गई है कि संविधान के संशोधन संघ की इकाइयों तथा उसकी जनता की इच्छा के बिना ना हो सके। स्विस संविधान में संशोधन का आरंभ किस प्रकार से होता है, पहले हम इस पर बात करेंगे। तो स्विस संविधान में संशोधन प्रक्रिया के 2 चरण हैं। पहले में संशोधन का आरंभ, दूसरे में संशोधन का पुष्टिकरण। संशोधन की प्रक्रिया में पहला स्तर संशोधन के आरंभ का होता है, दूसरा है संशोधन का पुष्टिकरण। यदि यह 2 प्रकार का होता है, पूर्ण संशोधन और आंशिक संशोधन। नए संविधान के अनुच्छेद 192, 193, 194 एवं 195 में संघीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 192 कहता है, उसमें जो सिद्धांतों का उल्लेख है वह है संघीय संविधान में पूर्ण अथवा आंशिक संशोधन किसी भी समय किया जा सकता है जब तक कि संविधान संशोधन के लिए अन्य स्पष्ट प्रावधान का पालन अपेक्षित न हो। संशोधन विधायी प्रक्रिया से ही किया जा सकता है। दूसरा, संविधान में पूर्ण संशोधन। अनुच्छेद 193 संविधान के पूर्ण संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान करता है। तदनुसार संघीय संविधान में पूर्ण संशोधन का प्रस्ताव जनता द्वारा अथवा संघीय संसद के किसी एक सदन द्वारा अथवा संघीय संसद द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि ऐसी पहल जनता द्वारा की गई है और संघीय संसद के 2 सदनों में असहमति है तो जनता तय करेगी कि पूर्ण संशोधन किया जाए अथवा नहीं। यदि जनता पूर्ण संशोधन के लिए सहमति व्यक्त करती है तो संघीय संसद के सदनों का नए सिरे से निर्वाचन होगा। नए संविधान के अनुच्छेद 138 द्वारा संघीय संविधान के पूर्ण संशोधन हेतु लोक आरंभक के प्रावधान की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। ऐसे 1 लाख नागरिक जिन्हें मतदान का अधिकार है संघीय संविधान के पूर्ण संशोधन का प्रस्ताव रख सकते हैं।
इस प्रस्ताव को जनता के बहुमत की स्वीकृति के लिए रखा जाना अपेक्षित होता है। और जो संविधान में आंशिक संशोधन होता है उसके लिए अनुच्छेद 194 संविधान के आंशिक संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान करता है। संविधान के आंशिक संशोधन की प्रार्थना जनता द्वारा अथवा संघीय संसद द्वारा की जा सकती है। आंशिक संशोधन की प्रार्थना संबद्ध विषय की एकता के सिद्धांत का सम्मान करे तथा अंतर्राष्ट्रीय विधि के संहिताबद्ध प्रावधानों का उल्लंघन न करे। नए संविधान के अनुच्छेद 139 द्वारा संघीय संविधान के आंशिक संशोधन हेतु लोक आरंभक के प्रावधान की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। तदनुसार 1 लाख ऐसे नागरिक जिन्हें मतदान का अधिकार है संघीय संविधान के आंशिक संशोधन का प्रस्ताव रख सकते हैं। ऐसा प्रस्ताव सामान्य सुझाव या सविन्यासित आरंभक के रूप में रखा जा सकता है। सविन्यासित आरंभक से तात्पर्य है कि जनता संविधान में संबंधित संशोधन का प्रस्ताव स्वयं तैयार कर संघीय संसद के सम्मुख प्रस्तुत करे। सामान्य सुझाव से तात्पर्य है कि जनता एक विशेष प्रकार के संवैधानिक संशोधन के संबंध में अपनी इच्छा व्यक्त कर दे और आवश्यक विधेयक तैयार करने का कार्य संघीय संसद पर छोड़ दे। यदि जनता द्वारा सविन्यासित आरंभक के रूप में प्रस्ताव संघीय संसद के पास भेजा जाता है तो संघीय संसद इसे जनमत संग्रह के लिए जनता के सम्मुख और कैंटनों के सम्मुख प्रस्तुत करेगी। संघीय संसद अपनी ओर से इसकी स्वीकृति या अस्वीकृति की सिफारिश कर सकती है। यदि संघीय संसद इसकी अस्वीकृति के लिए सिफारिश करती है तो वह अपनी ओर से वैकल्पिक प्रारूप तैयार कर सकती है। जनता और कैंटन एक साथ दोनों प्रस्तावों पर मतदान करेंगे। यदि मतदाताओं का बहुमत और कैंटनों का बहुमत इन दोनों में से किसी एक प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है तो उस प्रस्ताव को स्वीकृत समझा जाता है। लेकिन यदि एक प्रस्ताव को जनता के बहुमत की स्वीकृति प्राप्त होती है और दूसरे को कैंटनों का बहुमत प्राप्त होता है तब दोनों ही प्रारूपों को अस्वीकृत समझा जाएगा। यदि जनता द्वारा सामान्य सुझाव के रूप में संविधान संशोधन का प्रस्ताव संघीय संसद के सम्मुख रखा गया है और संघीय संसद द्वारा उसे स्वीकार कर लिया गया है तो वह आंशिक संशोधन का प्रारूप तैयार कर जनता और कैंटनों के समक्ष जनमत संग्रह के लिए प्रस्तुत करती है। लेकिन यदि संघीय संसद सामान्य सुझाव से असहमत है तो भी वह इसे जनता के सम्मुख निर्णय के लिए रखेगी और जनता इस बात का निर्णय करेगी कि प्रस्ताव पर आगे कार्यवाही हो अथवा नहीं। यदि जनता आरंभक को अपनी स्वीकृति प्रदान करती है तो संघीय संसद आरंभक प्रस्ताव के सामान्य सुझावों को आधार बनाकर तत्संबंधी विधेयक का प्रारूप तैयार करेगी। इस प्रकार स्विस संविधान की संशोधन प्रक्रिया का प्रथम चरण संशोधन का आरंभक या प्रस्तावना संपन्न होता है। अब हम बात करेंगे स्विस संविधान में संशोधन के पुष्टिकरण के बारे में। स्विस संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का दूसरा स्तर पुष्टिकरण होता है। प्रस्ताव के पहले स्तर के बाद संशोधन के लिए आवश्यक है कि उसे जनमत संग्रह से जनता द्वारा स्वीकार किया जाए। संशोधन तभी पारित समझा जाता है जब बहुसंख्यक कैंटनों द्वारा तथा उसकी जनता के बहुमत द्वारा उसे स्वीकार कर लिया गया हो। इस संबंध में ध्यान देने की बात है कि बहुमत का हिसाब लगाने में पूरे कैंटन का मत एक या आधे कैंटन का मत आधा गिना जाता है। इस प्रकार संशोधन के पारित समझे जाने के लिए आवश्यक है कि कम से कम 20 + 26 में से 12.5 कैंटनों द्वारा उसे स्वीकृत किया जाए और उसकी उस जनता के बहुमत द्वारा स्वीकृति की जाए जो वहाँ इस संबंध में संविधान सभा के रूप में कार्य करती है। अनुच्छेद 195 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया के पूर्ण अथवा आंशिक संविधान संशोधनों को जनता एवं कैंटनों की स्वीकृति मिलने के बाद यथाशीघ्र लागू कर दिया जाना चाहिए। अब हम बात करेंगे संशोधन प्रक्रिया का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने की। तो स्विस संविधान की संशोधन प्रक्रिया जहाँ एक और लोकतंत्रात्मक है
वहीं दूसरी ओर संघात्मक ढांचे के भी अनुकूल है। संविधान संशोधनों में जनता की शक्ति यह इंगित करती है कि प्रभुसत्ता जनता में निहित है और संशोधनों का कैंटनों द्वारा पुष्टिकरण यह दर्शाता है कि स्विट्जरलैंड एक सच्चा संघ है जहां घटक इकाइयों को सम्मानजनक स्थिति प्रदान की गई है। स्विस संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण जैसी शक्ति संघीय सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त नहीं है, अतः संवैधानिक संशोधनों द्वारा स्विस संविधान को गतिशीलता प्रदान की गई है। जो तर्क है जिनके के आधार पर स्विस संविधान में संशोधन प्रक्रिया के गुण स्पष्ट होते हैं वो इस प्रकार है। जैसे पहला, स्विस संविधान का संशोधन प्रक्रिया जनतंत्रीय सिद्धांतों पर आधारित है। जनमत संग्रह तथा आरंभक द्वारा संविधान पर जनता को भी भाग लेने का अधिकार दिया गया है। इस प्रकार संविधान पर जनता का प्रत्यक्ष नियंत्रण है। दूसरा, स्विस संशोधन के पूर्ण संशोधन की भी व्यवस्था है। अन्य देशों में सिर्फ आंशिक संशोधन की ही व्यवस्था है, पूर्ण संशोधन की नहीं। इस व्यवस्था से स्विस संविधान पर जनता का नियंत्रण और भी बढ़ जाता है। तीसरा, संविधान संशोधन में कैंटनों की भूमिका संघ प्रणाली के अनुकूल होती है। अब मैं आपसे इनकी कमियों के बारे में बात करती हूँ। तो जो कमियां हैं उसमें पहली है, स्विस संविधान की संशोधन प्रक्रिया पेचीदा व दुर्बोध्य है। संविधान संशोधन में जनता के भाग लेने का प्रावधान तथा संघीय संसद के दोनों सदनों में इस विषय पर मतभेद होने पर उनके विघटन की व्यवस्था अत्यंत अपव्ययी है। यह सोचना भी ठीक नहीं है कि सामान्य जनता संविधान संशोधन जैसे जटिल प्रश्नों को समझ सकती है। स्विस जनता से संवैधानिक मामलों के समझने के विषय में उचित से अधिक आशा कर ली गई है। कैसी वियर लिखते हैं स्विट्जरलैंड के संविधान के बारे में। वो कहते हैं कि स्विट्जरलैंड का संविधान यदि अचल है तो स्विट्जरलैंड के लोग अवश्य लचीले हैं। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे अमेरिकी संविधान की संशोधन प्रक्रिया से स्विट्जरलैंड के संविधान की संशोधन प्रक्रिया का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो पहली जो तुलना है वह है, अमेरिकी संविधान की भांति स्विस संविधान के संशोधन प्रक्रिया पेचीदा, दुर्बोध एवं जटिल है। इसे समझना और व्यवहार में अपनाना कठिन कार्य है। दूसरा, अमेरिका के संविधान में संशोधन प्रस्तावित करने का अधिकार कार्यपालिका को नहीं है, केवल अमेरिकी कांग्रेस को ही 2/3 बहुमत से प्रस्ताव रखने का अधिकार है। स्विस संविधान में संशोधन प्रस्तावित करने के विषय में संघ की जनता को तथा संघीय संसद को अधिकार दिया गया है। तीसरा जो तुलनात्मक अध्ययन है वह है, अमेरिका में संघ के घटक राज्यों को संविधान में संशोधन प्रस्तावित करने का अधिकार है। स्विस कैंटनों को ऐसा कोई अधिकार नहीं है। चौथा, अमेरिका में संशोधन का पुष्टिकरण 3/4 राज्यों द्वारा आवश्यक है। स्विट्जरलैंड में पुष्टिकरण बहुसंख्यक कैंटनों द्वारा तथा उसकी जनता के बहुमत द्वारा आवश्यक है। जहां अमेरिका में पूर्ण संशोधन की कोई व्यवस्था नहीं है, वहां स्विस संविधान का पूर्ण संशोधन संभव है। धन्यवाद।